नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कुसुम नेट क्लासेस KNC में। साथियों, आज से हम लोग UGC नेट इतिहास की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी तैयारी की शुरुआत एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के साथ करेंगे। तो यदि आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आपके सिलेबस का यूनिट 1 से लेकर यूनिट 3 तक का हिस्सा एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड है। उसके बाद यूनिट 4 से लेकर यूनिट 6 तक का हिस्सा मेडिएवल इंडिया से रिलेटेड है। और उसके बाद यूनिट 7 से लेकर के यूनिट 9 तक का हिस्सा मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है। और लास्ट का यूनिट हिस्टोग्राफी से यानी यूनिट 10 जो है आपके इतिहास लेखन से संबंधित है। तो हम लोग अपनी तैयारी की शुरुआत यूनिट 1 से करेंगे यानी कि एंशिएंट इंडिया के साथ करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ निश्चित तौर पे जुड़ें। उनके अलावा वैसे छात्र जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPPCS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनके सिलेबस में यदि इतिहास को शामिल किया गया है और ये सारे टॉपिक उनको पढ़ने हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह चैनल उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेस के बारे में। ठीक है, एक काम कीजिएगा, जब आप वीडियो को देखिएगा तो आपका जो UGC नेट का सिलेबस है उसको आप अपने सामने रखेंगे, PDF के माध्यम में नहीं, उसका प्रिंट आउट निकाल लें और उसके बाद उसको अपने साथ रखें। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको हमेशा सामने रखें। आप देखोगे कि आपका यूनिट 1 में पहला हिस्सा है, उसका नाम है सोर्सेज। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। कौन कौन? ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा। पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा लिटरेरी सोर्स और तीसरा फॉरेन अकाउंट्स, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और उसके बाद विदेशी वृत्तांत। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, आज का वीडियो मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत पे होने वाला है। तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने के लिए पुरातात्विक स्रोत की कहाँ तक महत्ता है और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए कि पुरातात्विक स्रोत, सबसे पहले यह जानिए कि पुरातत्व क्या होता है। ठीक है, पुरातत्व से ही बना पुरातात्विक। तो पुरातत्व 2 शब्दों से बना है। अंग्रेजी में इसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं और यदि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसके 2 शब्द होते हैं, एक आर्कियो प्लस लॉगस। हिंदी में बोलेंगे तो पुरातन प्लस ज्ञान। आर्कियो का मतलब होता है ओल्ड, पुराना, और लोगस का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान। तो एक लाइन में बोलना हो तो आप कह सकते हो पुरातन ज्ञान को पुरातत्व कहते हैं, पुरातन ज्ञान को पुरातत्व कहते हैं। एक बहुत बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम था HD सांकलिया। ठीक है, क्या नाम था? HD सांकलिया। नाम याद रखिएगा, सवाल पूछे जाते हैं। उन्होंने पुरातत्व के बारे में डेफिनेशन दिया है कि पूरा अवशेषों का अध्ययन। ठीक है, पूरा अवशेषों का अध्ययन। पूरा का मतलब यहाँ पे प्राचीन से है। ठीक है, प्राचीन अवशेषों का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। एक लाइन में फिर से सुनिए, HD सांकलिया ने कहा पूरा अवशेषों का यानी प्राचीन अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। तो आपसे एग्ज़ाम में इस तरीके के सवाल पूछ दिए जाते हैं कि पुरातत्व के बारे में निम्न परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो नाम याद रखिएगा, HD सांकलिया। हम आपको साथ में यह बताते चलेंगे कि सवाल आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर से कुछ सवाल भी लेने का, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ सके और आप चीज़ों को ज़्यादा समझ सकें। तो ये तो आर्कियोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया। उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री की शुरुआत बेसिकली 600 BC से होती है, यानी जब मगध राजवंश की शुरुआत होती है वहाँ से हिस्टोरिक फेज की शुरुआत होती है। तो उससे पहले वाले फेज को मैंने बताया था 2 हिस्सों में बांटा गया है मूल तौर पे। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, और प्रोटो हिस्ट्री को बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक फेज को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तो प्री हिस्ट्री जो हड़प्पा काल से पहले, यानी हड़प्पा काल की शुरुआत 2700 BC में हो रही है। तो 2700 BC से पहले जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो सारे के सारे प्री हिस्ट्री के अंतर्गत रखी जाती हैं।
उसके बाद मैंने बताया था कि प्रोटो हिस्ट्री का मतलब यह है कि वैसा फेज जहाँ पे लेखन कला तो था, लोग लिखना तो जानते थे लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया आज तक। तो उसमें कौन कौन आता है? हड़प्पा और स्पेशली वैदिक काल। हड़प्पा जो सभ्यता है वह नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता थी वो कंप्लीट रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। आगे आते हैं और उसके बाद आप देखो कि वैदिक काल में जो हमारा लैंड है वो जनपद के रूप में विभाजित होता है। उसके बाद जनपद के बाद एक काल आता है जिसको आप महाजनपद फेज कहते हो। और उस दौर में सबसे बड़ा जो महाजनपद होता है उसको बोलते हैं मगध महाजनपद, जहाँ से भारत की एक्चुअल राजनीतिक इतिहास की शुरुआत होती है। तो भारत, अब ये बोला जाता है कि मगध का जब उत्कर्ष हुआ वहीं से भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो रही है। भारत के इतिहास की मूलतः शुरुआत वहीं से हो रही है, जहाँ से हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहे हैं, लिखित स्रोत भी मिल रहे हैं जिसको साहित्यिक स्रोत कहते हो, वो तमाम तरह के सोर्सेज मिल रहे हैं और उनको पढ़ा भी गया है। तो यह बेसिक जानकारी थी, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तभी चीज़ों को समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। अब आते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत कितनी चीज़ें आती है, कौन कौन से पॉइंट आते हैं, उन पे हम लोग बात करते हैं। तो पहले आप ध्यान रखिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो हैं, एक तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में, ठीक है। उस दौर में जो भी अभिलेख जारी किए गए, ठीक है, जितने भी राजा हुए वो जो अभिलेख जारी करेंगे जिसको अंग्रेजी में आप इंस्क्रिप्शन कहते हैं, वो सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और अभिलेख भी कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद होता है उस समय का मॉनेटरी सिस्टम था। उस समय यदि कोई सिक्का चल रहा था, कोई कॉइन चल रहा था, कोई मुद्रा चल रहा था, तो उस मुद्रा को भी एक स्रोत के रूप में रखा जाता है। किस प्रकार का स्रोत? आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि मृद भांड, मृद भांड का अर्थ है, मृद का अर्थ है मिट्टी और भांड का अर्थ है बर्तन, पॉट, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कि मृद भांड कला जब उस समय आएगा तो मृद भांड को भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मोन्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि स्मारक के बारे में। उस समय के जितने भी बिल्डिंग्स हैं उसके बारे में, वो भी एक तरीके का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। उसके बाद आएंगे उस समय के जो भी चीज़ें बची खुची हैं जिसको अवशेष बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे और वो भी एक प्रकार का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। उसके बाद मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे, वो भी एक प्रकार का आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। और उसके बाद चित्रकला के बारे में बात करेंगे और एक जो है मुहर, ठीक है, मुहर के बारे में बात करेंगे। तो ये तमाम तरह के मेरे ख्याल से 6 से 7 टर्म हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत इनको रखा जाता है। तो आइए अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। दोस्तों, जब आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पढ़ो तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आर्कियोलॉजी का बेसिक जो अर्थ है वो होता है ज़मीन से खुदाई करके, ठीक है, ज़मीन से खुदाई करके, पृथ्वी से खुदाई करने के बाद जो प्राप्त जो भी सामग्री है वो सारे के सारे सामग्री आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आएंगे। एक लाइन में ध्यान रखिएगा। तो ज़मीन जब खोदा जाएगा तो उनके अंदर से जो भी चीज़ें निकलेगी वो सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगी। जैसे अब आप देखो कि जब आप ज़मीन खोदने के लिए जाओगे तो उसके लिए कई तरह के टेक्निक इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले जब पुरातत्व जब पहली बार आया तो उसको साइंस के रूप में नहीं जाना जाता था, लेकिन आज आर्कियोलॉजी एक तरीके का साइंस है, एक तरीके का विज्ञान है। तो जब आर्कियोलॉजी के माध्यम से पृथ्वी का खुदाई किया जाएगा, एक्सकैवेशन किया जाएगा, तो उसके कई सारे तरीके होंगे। तो पहला जो तरीका है उसको बोलते हैं लंबवत खुदाई, अंग्रेजी में बोलेंगे तो वर्टिकल एक्सकैवेशन, ठीक है। लंबवत खुदाई का मतलब आप सीधा खोद रहे हो, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है, लंबवत खुदाई के क्या मोटिव होते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि आर्कियोलॉजिस्ट को यह बात पता चला किसी एक प्लेस के बारे में, हम लोग उदाहरण लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक जगह है और उसके बारे में पुरातत्वविदों को यानी आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला कि वहाँ पर बहुत पहले एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, ठीक है, और वो एग्जैक्ट लोकेशन उनको पता है और एरिया भी पता है कितना ही छोटा सा एरिया है। तो छोटे से एरिया में ध्यान रखिएगा, लंबवत खुदाई हमेशा छोटे से एरिया में किया जाता है, ठीक। तो लंबवत खुदाई जब हॉरिजॉन्टल वर्टिकली करेंगे तो उसके पीछे मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़मीन के कई सारे लेयर हैं साथियों, तो उस लेयर के माध्यम से आर्कियोलॉजिस्ट पता करते हैं कि उस
किस समय का है, ठीक है, उसके काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, टाइम पीरियड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपसे सवाल आता यह है कि लंबवत खुदाई यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत यदि लंबवत खुदाई की जाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टाइम पीरियड की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये किसने बोला है? मार्टिमम व्हीलर नाम के एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हुए इंडिया में। उन्होंने यह बात कही कि काल मापन के लिए, ठीक है, टाइम को मापने के लिए, टाइम को जानने के लिए वर्टिकल एक्सकैवेशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद दूसरा एक्सकैवेशन होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल एक्सकैवेशन। हॉरिजेंटल का क्या अर्थ है? ये एक बड़े से एरिया में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है एक्सपेंशन को जानने के लिए कि उसका कितना एरिया था, उसका कितना क्षेत्रफल था, वो कितना विस्तृत था, कितना उसका विस्तार था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आपसे सवाल इस तरीके के यदि पूछा जाए कि किसी भी प्लेस के, किसी भी एंशिएंट प्लेस के विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए यदि खुदाई करने की आवश्यकता हो तो किस प्रकार की खुदाई की जाएगी? लंबवत खुदाई या हॉरिजॉन्टल खुदाई? तो आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल खुदाई। एक्सपेंशन की जानकारी के लिए, एवरी डायमेंशंस की जानकारी के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन की आवश्यकता होती है। ये तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। आगे आते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के सोर्सेज हैं, उसमें मूल रूप से जो हैं वो लिटरेरी सोर्स हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। तो आप देखो कि इन दोनों के बीच में आप जब कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो मैंने एक बात बताया था कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में मिलावट की संभावना कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि ज़मीन के अंदर से कोई भी चीज़ें आप निकालते हैं और उसके एक सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप कुछ भी अपना आइडिया नहीं लगा सकते हैं, कुछ अपने विचार का समावेश नहीं कर सकते हैं, उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इनपुट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि मानव कंकाल मिला, सिक्का मिला, कॉइन मिला, तो कॉइन पे जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो आपको हूबहू अंकित करना होगा आपको अपने लिटरेरी सोर्स में, किताबों में। आप उसमें अपने विचार नहीं इनपुट कर सकते हैं। यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, किससे? लिटरेरी सोर्सेज एवं फॉरेन अकाउंट्स दोनों से। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का दोस्तों इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ाई करने के लिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुरुआत के जो 2-3 पीरियड हैं उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का ही इंपॉर्टेंस है। जैसे मौर्य काल के अभिलेख जारी किए जाएंगे, हड़प्पा काल में जो चित्रात्मक लिपि जो मिल रही, भाव चित्रात्मक लिपि, उसके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही वो सारे के सारे, जैसे वैदिक काल में आप देखो कि मृदभांड के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो, तो ये तमाम चीज़ें हैं वो सब के सब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आती है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का एक बड़ा सा हिस्सा जो है मूल तौर पे पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर करता है। आगे आते हैं, यह तो इसका इम्पोर्टेंस था। यदि इस तरीके का बहुत डेप्थ सवाल पूछ दिया जाए तो इम्पोर्टेंस के बारे में ये सारे बातें ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें मैं बोलता हूं, ठीक है, एक तो जो चीज़ें बहुत फैक्चुअल है उसको मैं लिख देता हूं, और जो कॉन्सेप्ट जहां पे लगाना होता है उस चीज़ों को मैं बोलता हूं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें लिखी हुई है और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं, इन दोनों को आप अच्छे तरीके से समझिएगा और इन दोनों को लिखिएगा, जो चीज़ें भी मैं बोल रहा हूँ। आगे आते हैं, अब आते हैं हम लोग पहले पढ़ते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के कई प्रकार हैं। तो पहला जो प्रकार है वह है अभिलेख, ठीक है। पहला क्या है? अभिलेख। अब अभिलेख दोस्तों कहते किसको हैं, यह ध्यान रखिए। अभिलेख साथियों, पहली बार यह जानिए कि अभिलेख पूरे दुनिया में ईरान के राजा, ठीक है, जिसका नाम था डेरियस, ठीक है, डेरियस ने अभिलेख जारी किया था। क्यों? अभिलेख का बेसिक अर्थ यह होता है कि एक राजा अपने प्रजा से टॉक करने के लिए, संवाद करने के लिए किसी पत्थर पे, किसी ताम्रपत्र पे, ठीक है, किसी पेड़ के खाल पे उस पर लिख करके किसी तरीके का संवाद स्थापित करने की कोशिश करता है, तो वो सारे के सारे अभिलेख के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्लियर है। आप आगे आते हैं कि जब भारत में पहली बार अभिलेखीय इतिहास की शुरुआत हो रही है तो ध्यान रखिएगा भारत में सबसे पहली बार अभिलेख जारी कर रहे हैं अशोक, ठीक है। अब अशोक अभिलेख क्यों जारी कर रहे हैं? सवाल यह आता है कि अशोक ने जब अभिलेखीय माध्यम से बात करना स्टार्ट किया तो अभिलेख जारी करने के लिए जो चीज़ें, वो जो कॉन्सेप्ट उनके अंदर आया वो कहाँ से सीखा था? तो ईरान के राजा, उसी समय के कॉन्टेम्प्रेरी राजा हैं जिनका नाम है डेरियस प्रथम, तो वो डेरियस से सीखे थे, ठीक है। तो यह एक बार सवाल यह पूछ दिया गया है।
तो ध्यान रखिएगा। तो जब अशोक अभिलेख के माध्यम से लोगों से बात स्थापित करना चाहते हैं, संवाद स्थापित करना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, या फिर ऐसा होता था कि मान लीजिए किसी प्रकार का आदेश पत्र उनको जारी करना हो तो वो सभी जगह पे नहीं जा सकते थे उनके अधिकारी, तो उसको लेकर के क्या करते थे कि हर एक जगह पर एक बड़ा सा पत्थर पे वो लिख देते थे और वहाँ की जो भी जनता होती थी उसको पढ़ करके राजा के आदेश को समझ जाती थी, जान जाती थी। तो अभिलेख देखेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यदि आपसे सवाल यह आ जाए कि पुरातात्विक स्रोत में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है, तो आप बोलोगे कि अभिलेख है, या सबसे ज़्यादा महत्व किसका है, तो वो अभिलेख का है, इंस्क्रिप्शन का है। तो अभिलेख क्या है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आते हैं कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अभिलेख कई प्रकार के हैं, कई राजाओं ने अभिलेख जारी किया है, तो मैं एक एक के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। जब मैं पार्टिकुलर उनके इतिहास के बारे में पढ़ूंगा चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे उनके तमाम अभिलेखों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि अभिलेख एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। अब आप ध्यान रखते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए, अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं। पहला राजकीय अभिलेख, ठीक है। राजकीय अभिलेख उस अभिलेख को कहते हैं जो राजा जारी करता है, ठीक है, जो राजा जारी करता है अपने प्रजा से, अपने अधिकारियों से संवाद स्थापित करने के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे कहा जाता है कि प्रशस्तियों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे समुद्रगुप्त ने एक अभिलेख जारी करवाया, ठीक है, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक। उसके बाद है राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति है। विजय सेन का जो है वह है देवपाड़ा प्रशस्ति, देवपाड़ा अभिलेख भी बोलते हैं इसको। खारवेल जो है साउथ इंडिया का शासक है, उसका अभिलेख है हाथी गुम्फा। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय ने जारी करवाया था एहोल प्रशस्ति, एहोल अभिलेख, ठीक है। तो ये तमाम तरह के अभिलेख हैं। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे अभिलेख हैं जिनके बारे में मैं डिटेल में एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर प्रशस्ति शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। तो एक बार सवाल आपसे यह पूछ दिया गया था कि प्रशस्ति का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों, राजा के प्रशंसा में लिखा गया पत्र, ठीक है। प्रशस्ति का बेसिक अर्थ होता है प्रशंसा में लिखा गया पत्र। तो जब आप देखो कि प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ोगे तो इसमें समुद्रगुप्त की अपार प्रशंसा की गई है। उसी तरीके से ग्वालियर प्रशस्ति पढ़ेंगे तो राजा भोज की प्रशंसा की गई है। उसी तरीके से आप देवपाड़ा प्रशस्ति पढ़ेंगे तो इसमें विजय सेन जो शासक है वो बंगाल का सेन वंश का शासक है, ठीक है। तो इनकी प्रशंसा की गई है किसमें, देवपाड़ा अभिलेख में। उसके बाद राजा खारवेल के बारे में विशेषता की गई हाथी गुम्फा अभिलेख में। उसी तरीके से एहोल अभिलेख में, एहोल प्रशस्ति में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिनकी लड़ाई होती है हर्षवर्धन के साथ, उसी समय ये एहोल प्रशस्ति जारी करवाते हैं। तो ध्यान रखिए कि एहोल प्रशस्ति में किसका, अब सवाल इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि एहोल प्रशस्ति में किस चालुक्य राजा की प्रशंसा की गई है, ध्यान रखिएगा। तो एहोल प्रशस्ति जो लिखा था दोस्तों उसका नाम था रवि कीर्ति, ठीक है। यह सवाल कई बार पूछा गया है। और किसके लिए लिखा था, पुलकेशिन सेकंड के लिए। तो सवाल यदि कितना भी घुमाए तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आगे आते हैं, ये तो था राजकीय अभिलेख। अब आते हैं कि दूसरा अभिलेख जो होता है, मैं साथ में इसको मिटाते चलूँगा ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो। और आगे आते हैं हम लोग दूसरे अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा मैंने बताया कि दूसरा जो अभिलेख होता है उसको प्राइवेट अभिलेख कहते हैं। हिंदी में बोले तो इसको निजी अभिलेख कहते हैं। तो प्राइवेट अभिलेख किनको कहते हैं, जैसे आप देखो कि बौद्ध टेम्पल में, बौद्ध मंदिर जितने भी थे, वहाँ मंदिरों में जो भी इंस्क्रिप्शन उत्कीर्ण किए गए हैं, लिखे गए हैं, ठीक है, गढ़े गए हैं, वो सारे के सारे इंस्क्रिप्शन प्राइवेट अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। जैसे वहाँ पे मूर्तियों पे कई तरह की चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी, तो वो जितने भी लिखे हुए अभिलेख हैं वो सभी के सभी निजी अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। इतना ही ध्यान रखिएगा। जैसे एक धनदेव नाम का शासक हुआ, उसने एक अयोध्या अभिलेख जारी किया और यह प्राइवेट अभिलेख के अंतर्गत आता है। क्लियर है? आगे आते हैं। तीसरा अभिलेख हो सकता है वो है विदेशी अभिलेख। तो इसके बारे में भी हम लोग जब बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे कि विदेशी अभिलेख किसको कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप
जब विदेशी अभिलेख के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय की, चूँकि एंशिएंट इंडिया के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक 1400 BC में, ठीक है, 1400 BC में एक अभिलेख मिला और उस अभिलेख जो जगह है उस प्लेस का नाम है एशिया माइनर, ठीक है, और इसका नाम भी, अभिलेख का नाम भी है और जगह का नाम भी है। तो एशिया माइनर अभिलेख मिलता है, जो कि एशिया माइनर एक प्लेस भी है, तो वहीं से मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि 1400 BC में एक अभिलेख मिला था जिसका नाम था एशिया माइनर अभिलेख, एशिया माइनर प्लेस में, और अभिलेख का नाम था, माफ़ कीजिएगा, अभिलेख का नाम है बोगज कोई, ठीक है। सवाल इससे पूछा गया है कि बोगज कोई अभिलेख किस समय का है, ठीक है। बोगज कोई अभिलेख के माध्यम से किस दौर की जानकारी प्राप्त होती है, तो कब की, 1400 BC की, 1400 ईसा पूर्व की। क्लियर है। आगे आते हैं। ये तो अभिलेख के बारे में बातें हो गई। अब आते हैं दूसरे पे, और दूसरा हमारा है मॉनेटरी के बारे में। मुद्रा कितना इम्पोर्टेंस रखता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में। तो ध्यान रखिए कि मुद्रा से हम लोग को किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहली बात कि आप किसी भी काल के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो और यदि उस दौर की मुद्रा मिल जाती है तो मुद्रा के माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि उस दौर की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कल्चरली वो लोग कैसे हैं, किस धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, किस धर्म के मानने वाले शासक हैं, कैसे। जैसे मान लीजिए कि सोने का सिक्का मिलता है तो आप पता कर सकते हैं कि उस दौर की जो है आर्थिक स्थिति वो बहुत ही शानदार है, इसीलिए वो लोग सोने के सिक्के जारी करवा रहे हैं। दूसरी बात, यदि सोने के सिक्के पे मान लीजिए कि गेहूँ का चित्र अंकित है तो आप उससे पता कर सकते हैं कि राजा एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाह रहा है, कृषि को प्रमोट कर रहा है, कृषि को समर्थन दे रहा है, और राज्य की अर्थव्यवस्था है वो मुख्य तौर पे कृषि पर आधारित है। आप उससे निष्कर्ष निकालते हैं। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हो कि यदि उस पर किसी देवी देवता का चित्र अंकित है तो उससे आप निष्कर्ष निकालते हैं कि वो देवी देवता किस धर्म के मानने वाले हैं, ठीक। तो जिस धर्म के मानने वाले होंगे तो आप इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि उस दौर के राजा, उस दौर के शासक उस धर्म को मानने वाले हैं, उस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात, और इससे क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इससे यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सिक्कों पे जो जिस भाषा में लिखा गया है उस भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस दौर में लोग या राजाओं की भाषा यह थी। क्लियर है। तो इससे सिक्कों से ये तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो भारत में जब सिक्कों का इतिहास शुरू हुआ तो वैदिक काल में किसी भी प्रकार के सिक्के नहीं होते थे। दो चीज़ें चल रही थी, एक का नाम था निष्क, ठीक है, और एक का नाम था शतमान। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दोनों सिक्के नहीं थे, ठीक है, इनको इस्तेमाल किया जाता था व्यापार के लिए। तो जब जिस काल में भी यदि मुद्रा आपको मिलेगा उस काल का अर्थ यह है कि उस दौर में व्यापारिक समृद्धि है, लोग एक दूसरे से व्यापार कर रहे हैं और विनिमय प्रणाली नहीं है वहाँ पे। चूँकि मुद्रा आ गया तो वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ पे इकोनॉमिक चेंजेज आ गए और वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था पहले की तुलना में ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। क्लियर है। तो अब ध्यान रखना कि भारत में पहली बार जो सिक्का मिला है उस सिक्के का नाम है पंचमार्क सिक्का, इसी को आहत सिक्का भी बोलते हैं। और यह सिक्का के बारे में कहा जाता है कि यह 500 BC के बाद का सिक्का है, उससे पहले का सिक्का नहीं है। यानी यदि आपसे सवाल आ जाए कि भारत में पहली बार सिक्कों की इतिहास कब आई या फिर सिक्के कब से शुरू हुए, तो 500 BC से शुरू हुए, उससे पहले हमारे यहाँ सिक्का एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्लियर है। आगे आते हैं। अब इसमें हम लोग कई तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। जब एक एक शासक के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे उदाहरण के तौर पे जब गुप्तों का पतन होगा तो आएंगे इंडो ग्रीक्स आक्रमण करेंगे, तो वो पहली बार सोने का सिक्का जारी करते हैं भारत में। उसके बाद जो गुप्त शासक हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने का सिक्का जारी करते हैं। उसके बाद कुषाण आते हैं, तो कुषाणों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, ठीक है। कनिष्क नाम था। आज भी आप देखोगे कई सारे जो ज्वेलरी के जो दुकान है वो कनिष्क नाम है उसका, इसीलिए क्योंकि वो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क के नाम पे। आगे आते हैं। ये तो मुद्रा के बारे में हमने बात किया था। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं मृद भांड के बारे में, ठीक है। मृद भांड का बेसिक अर्थ मैंने बताया। मृद का मतलब मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन। मिट्टी के बने हुए बर्तन से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि उस दौर में मृद भांड कला है तो इससे एक चीज़ आप पता कर सकते हैं कि उस दौर में मिट्टी पे ही लोग मूल रूप से आश्रित हैं, है ना। बर्तन के लिए जब वो मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर किसी भी मेटल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात, इससे आप पता कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर पर ही वो मूल तौर पर आधारित हैं, ठीक है।
और तीसरी बात आप इससे आप देखो कि कई तरीके के मृदभांड आए और उससे आप उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि ऋग्वेद की जानकारी प्राप्त करना है तो BRW, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है ध्यान रखिएगा, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, काले एवं लाल मृदभांड। तो इससे आप पता कर सकते हैं, जैसे आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दिया जाए कि BRW से काले एवं लाल मृदभांड से किस काल की जानकारी प्राप्त होती है, तो आप कहोगे ऋग्वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ऋग्वैदिक काल में कौन कौन मृदभांड चल रहा है, एक तो है OCP, ठीक है, चित्रित धूसर मृदभांड इसको बोलते हैं। उसके बाद एक है PGW, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, और BRW ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। उसके बाद आते हैं लैटर वैदिक में। तो लैटर वैदिक में किस प्रकार के मृदभांड चल रहे थे, तो एक तो था BW का मतलब है ब्लैक वेयर, काले मृदभांड। उसके बाद है RW मतलब लाल मृदभांड, और उसके बाद है BRW मतलब काले एवं लाल मृदभांड। उसके बाद PGW चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक। आगे आते हैं, एक सवाल हमेशा नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, वो कहा जाता है कि बुद्ध काल के बारे में, ठीक है, बुद्ध काल के बारे में किस मृदभांड से जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका नाम है NBPW, कहता है नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, हिंदी क्या है, उत्तरी काले चित्रित मृदभांड। हिंदी भी ध्यान रखिएगा, यदि आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र हैं तो अंग्रेजी में चीज़ों को लिख लीजिएगा, हिंदी के छात्र हैं तो आप हिंदी में इसको ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, अब ये तो मृदभांड के बारे में हमने बात किया, इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्मारक के बारे में। स्मारक का क्या इंपॉर्टेंस है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में। तो जितने भी काल थे, जितने भी शासक हुए, वो अपने दौर में जिस भी महल में रहते थे तो उनके कई सारे अवशेष बच गए, वो कई सारे मोन्यूमेंट्स बनाए थे। जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण करवाया, तो वो भी एक तरीके का क्या है, स्मारक है, और वह एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में काम करेगा। तो आप ध्यान रखोगे कि जब एंशिएंट इंडिया में जाएंगे तो उस समय यदि जो भी कॉन्टेम्प्रेरी बिल्डिंग मिलेंगे, ठीक, उस दौर के जो भी समकालीन बिल्डिंग्स मिलेंगे वो सभी के सभी स्मारक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में काम करेंगे। उस दौर में देखोगे कि यदि आप इससे पता लगा सकते हो कि यदि उस दौर में स्मारक का विकास बहुत हुआ है, इसका मतलब है उस दौर में कला का विकास था, कला चरम उत्कर्ष पे था, क्लाइमेक्स पे था। उसके बाद आप देखो कि आर्थिक समृद्धि थी। यदि राजा के पास खाने पीने और साम्राज्य को चलाने के अलावा एक्स्ट्रा जो पैसा बचता है, उसी पैसा का इस्तेमाल वो कर रहा था किसके लिए, कला के विकास के लिए। इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के मॉन्यूमेंट्स बना रहा था। तो उससे आप पता कर सकते हो कि उस दौर में आर्थिक समृद्धि थी। उसके बाद आप देखो कि कला का विकास यानी जो स्मारक बनाया गया है वो किस स्टाइल में बनाया गया है, किस शैली में बनाया गया है। तो आप एक स्मारक से इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्मारक के रूप में स्तूप को बनाया गया, चैत्य को बनाया गया, विहार को बनाया गया। उसके बाद आप देखो कि टेम्पल आर्किटेक्चर उस समय डेवलप हुआ। टेम्पल का निर्माण शुरू होना होता है गुप्त काल में। तो गुप्त काल में जब टेम्पल का निर्माण शुरू होना होता है, उससे पता करेंगे हम लोग कि किस तरीके का आर्किटेक्चर है, कौन से कला का विकास हुआ, जो वहाँ पे लिखा गया उस किस भाषा में लिखा गया है, इस्तेमाल किया गया तो कितने महंगे ईंट या पत्थर का इस्तेमाल किया गया। तो उससे क्या होगा कि आपको उस दौर के, उस काल के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो ध्यान रखिएगा कि स्मारक से कौन कौन चीज़ें प्राप्त होगी। सोसाइटी के बारे में जानेंगे, इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, कल्चर के बारे में जानेंगे, टेम्पल के बारे में जानेंगे, महिलाओं की स्थिति के बारे में भी इससे जानेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्मारक पे किसी भी देवी देवता का चित्र अंकित है और वहाँ पर देवी का नहीं होकर के देवता का चित्र अंकित है। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं तो मातृ देवी का चित्र ज़्यादा मिलता है। तो उससे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि उस दौर का समाज मातृसत्तात्मक समाज रहा होगा। तो उसी तरीके से स्मारक पे यदि देवी का चित्र ज़्यादा मात्रा में मिलेगा तो हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस दौर में जो समाज था वो समाज का नेचर मातृसत्तात्मक था, मैट्रियार्की था, ठीक है। आगे आते हैं, और आज का अगला आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिसको आप अवशेष कहते हो, ठीक है।
आज का हमारा अगला जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है उसको आप अवशेष कहते हैं। तो अवशेष में किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक। तो मौर्यन के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो मौर्य काल में जो भी बिल्डिंग्स बनेंगे, ठीक, उस दौर में कोई भी बिल्डिंग नहीं बना है। जितने भी जो भवन निर्माण किए जा रहे थे वो सारे के सारे लकड़ी के थे, ठीक है। और चूँकि ईंट पत्थर के उस समय कोई भी महल नहीं बनाया गया था, तो लकड़ी को बनाया गया था। और मौर्यन राजा रहते थे, उसी को राजप्रसाद बोलते थे, उस प्लेस को, उस घर को, ठीक। तो उस दौर के कई सारे अवशेष मिले हैं, ठीक। उन सारे अवशेषों को भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत रखा जाता है। तो जिस तरीके से मौर्यन राजाओं के अवशेष मिले हैं, उसी तरीके से कई राजाओं के अवशेष मिले हैं, कई वंश के अवशेष मिले हैं। तो वो जितने भी अवशेष हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे पाषाण काल का यानी स्टोन एज में जितने भी उपकरण इस्तेमाल किया जा रहा था, हथौड़ा हो, गड़ासा हो, ये सारे के सारे जो वेधनी हो, ठीक है, जो छेदने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वो तमाम चीज़ें जो है, वो तमाम अवशेष हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय का खंडहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो उसके कई सारे खंडहर बचे हुए हैं, तो वो भी एक अवशेष के रूप में, वो भी एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स के रूप में काम करता है। आगे आते हैं, और अगला आज का हमारा है वह है मूर्तिकला, ठीक है। तो मूर्तिकला दोस्तों, किस तरीके से मूर्तिकला आपको सोर्स के रूप में हेल्प करेगा, तो आप ध्यान रखिए कि मूर्तिकला से हमको मूल रूप से समाज, कल्चर और रिलीजियस कंडीशन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। कैसे, जैसे मैंने बताया था कि मूर्तिकला का यदि विकास होगा तो उसमें किसकी मूर्तियां ज़्यादा बन रही है, ठीक। यदि देवताओं की बन रही है तो समाज क्या है, पितृसत्तात्मक है। यदि देवियों की बन रही है, मातृदेवी की बन रही है, इसका मतलब है समाज का नेचर मातृसत्तात्मक है। एक निष्कर्ष तो यह निकाले। अब मूर्तियों पे कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने महंगे पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे आप पता कर सकते हैं कि राजा या उस दौर का जो साम्राज्य है, उस दौर की जो राजनीतिक आर्थिक स्थिति है, वो समृद्ध है या नहीं, मजबूत है या कमज़ोर है, दयनीय है या बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप मूर्तिकला से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो एंशिएंट इंडिया में 3 महत्वपूर्ण कला का विकास हुआ। वो तीनों कला के बारे में स्पेशली हमको पढ़ना है। एक का नाम था गांधार कला, दूसरे का नाम था मथुरा कला और तीसरे का नाम था अमरावती कला शैली, ठीक है। तो गांधार कला शैली पे मुख्य तौर पे विदेशियों का प्रभाव था, स्पेशली इंडो ग्रीक्स का, और उसमें स्पेशली जो मूर्ति बनाया गया है वो बुद्ध का बनाया गया है। तो आपसे सवाल आएगा कि बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनाई गई, तो वह था गांधार कला शैली, ठीक। और गांधार कला शैली में ये ध्यान रखिएगा, स्पेशली मेन रूप से जो फोकस किया गया है वो बुद्ध पे किया गया है और बोधिसत्वा पे किया गया है। उसके बाद दूसरा जो कला है मथुरा कला शैली, और यह मुख्य रूप से स्वदेशी था, प्योर इंडियन था, और इसमें तीनों रिलीजन का प्रभाव था। एक तो यहाँ वैदिक रिलीजन चल रहा था उसका, दूसरा नया रिलीजन आया था बौद्ध धर्म, उसका भी प्रभाव था, यानी बुद्ध की भी मूर्तियाँ बन रही थी, कृष्ण की भी मूर्तियाँ बन रही थी, उसके साथ साथ महावीर की भी मूर्तियाँ बन रही थी। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसी कला शैली है जिसमें हिंदू धर्म की भी मूर्तियाँ हैं, बौद्ध धर्म की भी मूर्तियाँ हैं और महावीर जैन धर्म की भी मूर्तियाँ बनाई हुई मिलती हैं, तो वह है मथुरा कला शैली, जिसका विकास वर्तमान के उत्तर प्रदेश यानी मथुरा वाले हिस्से में हुआ था। आगे आते हैं, तीसरा जो है अमरावती कला शैली है, और यह मिक्स शैली था। इसमें सभी रिलीजन के देवी देवताओं के टेम्पल के मूर्तियाँ और देवी देवताओं की मूर्तियाँ को बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अमरावती कला शैली जो है वो मिक्स है, न कंप्लीट रूप से विदेशी है, न कंप्लीट रूप से इंडियन है, बल्कि मिक्स है, यानी मिश्रित कला शैली है। आगे आते हैं, और आज का जो सेकंड लास्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के रूप में वह है हमारे पास चित्रकला, ठीक है। तो चित्रकला कैसे आपको पुरातात्विक स्रोत के रूप में मदद करेगा, ध्यान रखिए। जैसे आप देखोगे कि स्टोन एज के बारे में आप पढ़ाई करेंगे तो उस समय आप फ्रेस्को पेंटिंग के बारे में सुनेंगे, ठीक है। फ्रेस्को पेंटिंग के माध्यम से हम लोग पता करते हैं, जैसे उस दौर में एक चित्र मिला है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो हिरण का शिकार कर रहा है, बकरी का शिकार कर रहा है, वैसे तीर मारता हुआ तस्वीर मिला है। तो इससे आप क्या पता करते हो कि उस दौर में एग्रीकल्चर नहीं है,
लोग कंप्लीट रूप से किस पे निर्भर कर रहे हैं, जानवरों को खाने पे यानी पशुपालन पे निर्भर कर रहे हैं, यानी पशु को ही वो पाल रहे हैं, पशु को भी खा रहे हैं। ठीक, तो आप देखो कि इससे एक अर्थ क्या निकला कि उस समय एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लोहे का विकास नहीं हुआ है। तो जब एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं होगा दोस्तों, तो मनुष्य का जीवन अस्थायी नहीं होगा। तो देखिए एक चीज़ों से कितना निष्कर्ष निकल रहा है, इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। जैसे यदि मान लीजिए कि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ तो लोग कैसे जंगल को काटेंगे, जब जंगल नहीं काटेंगे तो खेती का कैसे विकास होगा, तो खेती का विकास नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो जब एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोगों का जीवन भी अस्थायी नहीं होगा। तो जब लोग का जीवन अस्थायी नहीं होगा तो वो अस्थायी घर क्यों बनाएंगे, तो वो कैसा जीवन जिएंगे, घुमंतु भोटिया का जीवन जिएंगे, आज यहाँ है तो कल कहीं और जाएंगे भोजन के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि चित्र स्टोन एज के बारे में फ्रेस्को पेंटिंग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उसके चित्रकला के माध्यम से उस दौर की सामाजिक स्थिति का बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पे अजंता की चित्रकला, भीमबेटका की चित्रकला, ये सारी तमाम जितने भी पेंटिंग्स हैं उससे। और आज का लास्ट है दोस्तों, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में सील बोलते हैं, सील। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं मुहर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सील इसको बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं मुहर। ठीक है, तो किसी भी चीज़ पे, मान लीजिए किसी लेटर पे, किसी अभिलेख पे, किसी पॉट पे जो भी मिलती थी मुहर, उस मुहर के माध्यम से हम लोग पता करते थे। यदि मुहर में किसी देवी देवता का चित्र अंकित है और वो स्पेशली किसी एक खास रिलीजन से संबंध है उस देवी देवता का, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उस दौर की रिलीजियस कंडीशन कैसी थी, है ना। यदि उस दौर में सिर्फ देवी का चित्र अंकित हो रहा है मुहर पे, तो आप पता कर सकते हैं कि उस दौर का समाज मातृसत्तात्मक है, यानी महिलाओं की स्थिति ठीक ठाक है ना। तो ये सारी चीज़ें मुहर से आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज का वीडियो यह कंप्लीट रूप से आपको समझ में आया होगा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमको क्या क्या पढ़ना है और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में, और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा जब हम लोग बारी बारी से चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो उस दौर में जो भी अभिलेख आएंगे, जो भी साहित्यिक सोर्स आएंगे, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सीरीज़ से यदि किसी भी प्रकार का आपको मदद मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी मदद पहुंचाइए ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।